हाय गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। आर 2023 का री एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीसीएस 2024 एग्ज़ाम की डेट भी बहुत पास आ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में ज़रूरी हो जाता है कि ना तो सिर्फ आप अपने टॉपिक्स को पढ़ो, बल्कि अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल अच्छे से याद भी कर लो, और याद भी उस लेवल का ना जिससे आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन टिक करते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिसकंटिन्यूइटीज़। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये बेसिक सा टॉपिक है पर इसमें कई सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व है ना, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अर्थ का एक सेक्शन लिया हुआ है इस डायग्राम में यहाँ पे। तो अर्थ की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मैंटल एंड थर्ड इज कोर। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक तो सबकी डेप्थ पढ़नी है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकेंडली हमें पढ़ना है कि ये सारी लेयर्स किस किस चीज़ों से, मतलब क्या इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मटेरियल वाइज, वो देखना है। और फिर लास्टली हमें देखना है दो न्यू टर्म्स विच आर लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, कि ये क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रस्ट की डेप्थ देखते हैं। क्रस्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स कॉन्टिनेंट के नीचे का पार्ट, यानी कि लैंड के नीचे का पार्ट जिस पे आप रहते हो, चलते हो, ठीक है, वो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें आपका डेजर्ट्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, ये सारे आ गए। तो इसकी एवरेज डेप्थ क्या होती है? 30 किलोमीटर्स। इसको याद कैसे करोगे? देखिए, कॉन्टिनेंट, कॉन्टी, ये कैसा साउंड कर रहा है? थोड़ा काउंट टाइप का साउंड कर रहा है ना, काउंट कर रहे हो आप, क्वांटी काउंट। तो काउंट जनरली आप जैसे रेस लगती है तो क्या बोलते हो? 1 2 3 गो। या फिर क्लास में भी अगर आप देखो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर्स की जनरली थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना, दे आर कॉल्ड एज टॉपर्स। या सो क्वांटी एंड काउंट, दे आर राइमिंग। एंड काउंट जनरली आप कैसे करते हो? 1 2 एंड 3। तो 3 हो गया, तो 3 से आप रिलेट कर लो 30 किलोमीटर्स। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्रस्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट। इसकी एवरेज डेप्थ क्या है? 5 किलोमीटर। तो पहले ओशनिक क्रस्ट क्या होता है? देखिए, ओशंस में तो आप जनरली क्या देख रहे हो? ऊपर तो पानी दिखता है, लेकिन आखिर वो डेप्थ वाइज नीचे जब आप जाओगे तो कहीं तो वो पानी एंड होगा ना, उसके नीचे आपको लैंड मिलेगा। तो वो जो लैंड है दैट इज कॉल्ड एज ओशनिक क्रस्ट। तो ऑब्वियसली ऊपर तो पानी भरा हुआ है, तो जो ये ओशनिक क्रस्ट होगा उसकी डेप्थ तो कॉन्टिनेंटल से कम ही होगी। तो कभी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ भी लिया कि डेप्थ किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ओशन में तो पहले ऊपर पानी है ना, नीचे थोड़ा सा लैंड है, तो ऑब्वियसली ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ हमेशा हमेशा कॉन्टिनेंटल के डेप्थ से कम ही होगी। अभी होती कितनी है इसकी एवरेज डेप्थ? तो 5 किलोमीटर्स। इसको याद करने के लिए आप ऐसा देख सकते हो कि ओशन, ओशन में देयर आर हाउ मेनी लेटर्स? ओ सी ई ए एन, 5 लेटर्स, देयरफॉर 5 किलोमीटर्स। ठीक है। अब क्रस्ट एज अ होल, इसकी डेप्थ कितनी होती है? तो ये 0 to 100 किलोमीटर्स जो है वो अर्थ के वेरियस पार्ट्स पे रेंज कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट आप देखो, लेयर कौन सी है? मेंटल। तो ये कहाँ पे आके एंड हो रही है? 2900 किलोमीटर पे। देखो, आपको पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर्स होता है, जिसको जनरली आप राउंड ऑफ कभी कभी कर देते हो 6400 किलोमीटर। इसका हाफ क्या हो जाएगा? 3200, 3200 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को कंसिडर करोगे ना, तो ऑलमोस्ट हाफ तक 3200 कहीं ना कहीं 2900 के आसपास है, तो मोटा मोटी याद करो कि ऑलमोस्ट हाफ तक जो है वो मेंटल और क्रस्ट हो जाते हैं, और लोअर हाफ में ऑलमोस्ट जो है वो कोर रहता है। ठीक है। तो ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपका मेंटल हो गया, और बाकी वहाँ से लेकर के अर्थ का रेडियस यानी अर्थ का सेंटर जहाँ तक है 6378 किलोमीटर तक आपका कोर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तीनों लेयर्स कौन कौन से मटेरियल की बनी है। तो क्रस्ट में अगेन दो पार्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। कॉन्टिनेंटल जो है वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सियाल। सियाल में Si इज सिलिका एंड Al इज एल्यूमिनियम। ठीक है, पहले ये देख लो। सीमा, सीमा में अगेन Si इज सिलिका एंड Ma इज मैग्नीशियम। ठीक है। और नाइफ, नाइफ में Ni इज निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो ये हो गया। अब आप कैसे याद करोगे कि कॉन्टिनेंटल का मेन जो एलिमेंट है वो है Cr। ऑल है ना Al, तो ऑल,
ऑल लोग कहाँ पे चलते हैं, कहाँ रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रहते हैं। तो ऑल से AL एंड देयरफॉर सियाल, कॉन्टिनेंटल का मेन कंपोनेंट सियाल। ओशनिक का मेन कंपोनेंट सीमा। कैसे याद करोगे? ओशन की आपको सीमा नहीं दिखती, हिंदी में सीमा वर्ड जो है उसका क्या मीनिंग होता है, बाउंड्री। तो क्या आपको ओशन की कहीं बाउंड्री दिखती है जब आप कभी बीच पे चले जाते हो? नहीं ना। तो इससे आप रिलेट कर लो ओशन सीमा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो कि जो सीमा नाम की लड़की है, मतलब ऑल जो थे वो तो क्रस्ट पे रह रहे थे, वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रह रहे थे। अब उन ऑल में से एक लड़की है जिसका नाम है सीमा, वो ओशन में तैर रही है। सो ओशनिक एंड सीमा। नेक्स्ट, मेंटल जो है वो सीमा से बना है, तो ये कैसे याद करेंगे? देखो, मैन जो है, मैन यानी ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो है, उसकी कुछ ना कुछ तो सीमा होती है ना, कुछ ना कुछ दायरा होता है, बाउंड्री होती है, जिसके अंदर ही उसे वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप अभी कहो कि एक नॉर्मल इंसान को जाके कि आप जो है कि वो PM का रोल निभाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता तुरंत का तुरंत। तो ही हैज़ टू बी इन बाउंड्री, देयरफॉर मैन कैन बी रिलेटेड टू सीमा, ओके। नेक्स्ट, कोर जो है वो नाइफ से बना है। तो आप ये देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया, ये नाइफ है और नाइफ क्या कर रही, किसी फ्रूट के कोर को कट कर रही है। मतलब कि कोई फ्रूट है, कोर क्या होता है, मेन पार्ट, सेंटर। तो वो नाइफ जो है वो सेंटर पार्ट कट कर रही है, देयरफॉर कोन कैन बी रिलेटेड टू नाइफ। सो निकल एंड आयरन। आई होप कि आपको ईजिली जो है सारे मटेरियल्स भी याद हो गए। अब हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल लेयर है उसका जो अपर पोर्शन होता है, देखो ये डायग्राम में मेंटल ब्राउन से पूरा के पूरा मेंटल था, ब्राउन कलर से। अब ये जो है इसका अपर पोर्शन है, उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो ये लेयर क्या स्ट्रॉन्ग होती है कि वीक होती है? तो नहीं, ये लेयर वीक होती है। सेमी मोल्टेन टाइप के रॉक्स इसमें होते हैं, मटेरियल होता है जो कि थोड़ा बहुत फ्लोट भी करता है, इसीलिए जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं वो भी क्रिएट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैग्मा, जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है तो वो आखिर कौन से लेयर से आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एस्थेनोस्फीयर ही वो लेयर है जहाँ से कि मैग्मा अर्थ के सरफेस पे बाहर आता है। कब? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। ऑलराइट, यस। अच्छा, अब लिथोस्फीयर क्या होता है? तो एस्थेनोस्फीयर आपका हो गया मेंटल के ऊपर की लेयर, और लिथोस्फीयर क्या होता है, जब क्रस्ट को और साथ ही मेंटल के ऊपर की लेयर को मिला दो तो वो बन जाता है लिथोस्फीयर। तो आई होप इस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। ऑलराइट, एक चीज़ जो रह गई, अच्छा हाँ, इस डायग्राम में आप देखो कि ये इनर कोर और आउटर कोर, कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखो, जो इनर कोर होता है ना वो सॉलिड होता है, और ये आउटर कोर जो है उसमें लिक्विड फॉर्म में मटेरियल्स रहते हैं। तो ये आप कैसे याद करोगे? सिंपली मन में एक डायग्राम इमेजिन करो कि जो है बहुत सारा पानी है और उसके अंदर कुछ सॉलिड चीज़ जो है वो डूबी पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली ये बाहर वाला देखिए डायग्राम में लिक्विड, देयरफॉर आउटर कोर इज लिक्विड, और अंदर का जो इनर पार्ट है दैट इज सॉलिड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूटिज इन द अर्थ। ये आपको क्लियरली समझाने और याद कराने के लिए जो है मैंने ये फिगर बिल्कुल सेपरेटली बना लिया, वरना उस पहले वाले फिगर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता आपको। तो देखिए, 3 लेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने डार्क सॉलिड लाइन से दिखाया है ना, ये तो तीनों लेयर के बीच का डिमार्केशन है। बट जो आप ये डॉटेड लाइंस देख रहे हो, ये क्या है? क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर क्रस्ट एंड एक लोअर क्रस्ट। Again, this dotted line, it is dividing mantle into two parts, which is upper and lower mantle. और कोर भी दो पार्ट होता है, वो तो आप पहले भी देख चुके हो, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। तो अब जो है इन सभी लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटिज होती हैं। टोटल हाउ मेनी? 5 इन नंबर जो है डिसकंटिन्यूटिज हैं, आपको याद करनी है। दे आर कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गटेनबर्ग एंड लिहमैन।
अब आप देखो दो डिसकंटिन्यूटिज को मैंने बॉक्स में रखा है, क्यों? क्योंकि दे आर द मेजर डिसकंटिन्यूटिज विच आर बिटवीन द टू पार्ट्स और टू मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। जैसे मोहो हो गई क्रस्ट और मेंटल के बीच, गटनबर्ग हो गई मेंटल और कोर के बीच। बाकी जो तीन कॉनरेड, रेपिटी और लिहमैन हैं वो क्रस्ट के ही अपर लोअर के बीच, मेंटल के ही अंदर अपर लोअर के बीच और कोर के ही अंदर अपर और इनर के बीच है। तो याद कैसे करेंगे? सबसे पहले याद करते हैं कॉनरेड। देखो कॉनरेड का सी और क्रस्ट का सी, तो क्रस्ट के ही दोनों पार्ट्स के बीच हो गई कॉनरेड। सी फॉर कॉनरेड, सी फॉर क्रस्ट, वेरी इजी टू लर्न। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मोह। मोह क्या होता है? मोह मीन्स सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, सम काइंड ऑफ लव। आप अपने पेरेंट्स से कर सकते हो, पार्टनर से कर सकते हो, किड से कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो ये सभी लोग आपके आस पास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं ना। तो मोह यानी मोह जो है वो आस पास वाली लेयर से होगा, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच या मेंटल और कोर के बीच। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रस्ट कोर तो नहीं, ये लोग तो दूर दूर हैं। तो आप ऐसे याद करो कि मोह किसको होगा? किसी लिविंग इंसान को ही तो हो सकता है ना, कुछ चीज़ों को तो, नॉन लिविंग थिंग्स को तो मोह नहीं होता। तो जो मैन है उसको मोह हो गया। अब क्रस्ट कैसे याद करें? तो मोह कैन इट बी रिलेटेड टू क्रश? दिस पर्सन इज माई क्रश, सो क्रश का क्र एंड क्रस्ट का क्र, सो मैन का मोह विथ क्रस्ट। Therefore, मोहो is the discontinuity between crust and mental। देखिए आपको हो सकता है कभी लगे कि ये सब ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ बच्चे हैं जो ईजिली याद कर पाते हैं चीज़ें बिना किसी लिंक के, बिना किसी हिंट के, वेल एंड गुड। बट कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हर चीज़ आपको पेपर में लगती है कि पढ़ी हुई है, बट देन वो 1%, 5% का जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से आप करेक्ट आंसर नहीं मार्क कर पाते हो। तो ये सिंपल सिंपल सी स्टोरी अगर आपने एक बार सुनी है और एक बार रिवाइज भी की है ना, तो बहुत ईजिली आप कॉन्फिडेंटली एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओगे। Anyways, let's moving on to next, which is repeti। So repeti is what? It is sounding like repetition। तो जो मैन है वो एग्ज़ाम में, जैसे आप ही हो, इंसान हो, तो आप एग्ज़ाम के लिए बार बार कई चीज़ें पढ़ते हो, यानी रेपिटेशन करते हो। तो रेपिटेशन कौन कर रहा है? मैन। इसलिए मैन की अपनी ही लेयर, अपर और लोअर मेंटल में जो बीच की डिसकंटिन्यूटी है वो रेपिटी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गटन में देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? गट। मुझे गट फीलिंग आ रही है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, या गट्स। आपके स्टोमक को भी जो है वो गट कहते हैं ना। आजकल मेरा गट ठीक नहीं चल रहा है ना, या आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो गट बेसिकली आपका पेट हो गया। आप ऐसे देखो कि आप जब एक्सरसाइज भी करते हो तो मैं कोर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना, कोर स्ट्रेंथन आप करते हो। तो कौन कोर स्ट्रेंथन करेगा? मैन अपना कोर स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। मैन का ही जो है वो गट रहेगा, एंड देयरफॉर गट एंड वर्क बिटवीन मेंटल एंड कोर। लास्ट दैट इज फिफ्थ इज लिहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये है कोर के आउटर और इनर लेयर के बीच में। तो अब आप ये देखो कि जो मैन है वो कह रहा है, ले मैं तो अपना कोर स्ट्रेंथ ही नहीं कर पाया, उसको ठीक ही नहीं कर पाया, या मेरा पेट बहुत निकला हुआ है। तो मैन जो कह रहा है कि अरे यार ले, अब मैं क्या करूँ, मेरा कोर, मेरा पेट इतना निकल गया है। तो देयरफॉर लिहमैन डिसकंटिन्यूटी जो है वो कोर के ही आउटर और इनर के बीच हो गई। आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर। लेट्स वेरी क्विकली रिवाइज इट वंस अगेन। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, सी फॉर कॉनरेड, सी फॉर क्रस्ट, देयरफॉर ये क्रस्ट के ही दोनों लेयर्स के बीच में हो गई, अपर और लोअर। मोह यानी प्यार जो है वो किसको हो सकता है? इंसान को हो सकता है। और आप इसको ऐसे याद कर लो कि मैन को किससे हुआ? अपने क्रश से हुआ। तो क्रश का CRU और क्रस्ट का CRU, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया कि मोह बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। रेपिटी यानी रेपिटेशन। तो रेपिटेशन कौन करेगा? मैन। स्टूडेंट्स करेंगे, मैन करेगा, अपने एग्जाम के लिए बार बार कोई चीज़ याद करेगा। देयरफॉर मेंटल के ही अपर और लोअर के बीच हो गई रेपिटी।
Next discontinuity we talk about is Gutenberg. So gut we talk about gut health, कि जो मेरा गट है वो ठीक है कि नहीं. तो गट किसके पास होता है? मैन के पास. और गट जो है वो गट फीलिंग, पेट को हम गट बोलते हैं, वो पेट को एक कोर भी बोलते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो. तो इसीलिए ये गट जो है वो मैन का कोर हो गया, इसलिए मेंटल और कोर के बीच. और ले मैन डिसकंटिन्यूटी की एट द एंड मैन कह रहा है कि ले मैंने इतनी एक्सरसाइज की लेकिन मेरा कोर तो स्ट्रेंथनिंग हुई नहीं कोर की, एंड देयरफॉर ये जो है वो कोर के ही आउटर और इनर के बीच हो गई लेमन डिसकंटिन्यूटी. आई होप कि आपको ये सारे पांचों वर्ड्स बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे. कुछ छोटे मोटे से फैक्ट और इस टॉपिक में बचे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. तो उसमें पहला तो देखिए कुछ तो हम लोग ने देख लिया, जैसे कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बीच के अगर डिफरेंस की बात करें तो थिकनेस हमने देखा था कि हाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज़्यादा होती है और ओशनिक की कम होती है. दिस इज़ ऑलरेडी डन. अब डेंसिटी की बात करें तो वो भी सेम है, आपको अलग से नहीं याद करना है कि कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है और ओशनिक की डेंसिटी कम है. अगेन वेरी इजी टू लर्न. क्वांटिटी को हमने किससे रिलेट किया था? काउंट से. और काउंट को हमने रिलेट किया था 1, 2 और 3 से. सो 3 देयरफॉर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और ओशनिक की कितनी कम है? तो अगेन 3 से ही रिलेट कर दो कि 0.3 ही कम है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कुछ और डेंसिटीज देख लेते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ मेंटल कोर बाउंड्री एंड अर्थ सेंटर. तो मेंटल की डेंसिटी होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मेंटल कोर बाउंड्री पे आ जाओगे तो 5 हो जाएगी. और एकदम अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले गए तो मैक्सिमम जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, तो वो हो गई 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब हम अर्थ में क्रस्ट से लेके कोर यानी सरफेस से लेके सेंटर के टुवर्ड्स जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है. तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है उससे क्या पता चल रहा है कि डेंसिटी जो है वो सेंटर की ओर जाने में बढ़ती है. ठीक है. और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये यूनिफॉर्मली बढ़ती है या नॉन यूनिफॉर्मली. तो इसका आंसर है कि नहीं, ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली ही बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ना एक तरीके से तो मटेरियल नहीं चेंज होगा अर्थ के अंदर जाने में. ठीक है. सो गाइस नाउ आई थिंक दैट इस टॉपिक में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं. जो भी एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस उस टाइप से आपका दिमाग, आपका माइंड मैंने ओरिएंट कर दिया है. I hope this video was useful for you, and if yes, please do subscribe the channel, share and like the video. Thank you.